उन तस्वीरों पर लौटते हैं जहां पर लेजेंड रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। पार्थिव शरीर जो कि तिरंगे में लिपटा हुआ आपको नज़र आ रहा है। आम हो या ख़ास, हर कोई आज इन तस्वीरों को देख रहा है नम आँखों से, ये कहिए नम आँखों से विदाई देने की तैयारी अब है। रतन टाटा जिनका 86 साल की उम्र में निधन हुआ, विजनरी बिजनेस लीडर के तौर पर वो जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, हर कोई उन्हें याद कर रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। रतन टाटा का यूं चले जाना दिलों को उदास कर रहा है। रतन टाटा एक ऐसे बिजनेस लीडर जो खुद भले ही अरबपति रहे, लेकिन उन्होंने एक आम इंसान जैसी सोच रखी और ये सोचा कि वो आम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं, क्या उनके लिए योगदान हो सकता है, उनकी कंपनी क्या कर सकती है। दूरदर्शी सोच वाले बिजनेस लीडर इसीलिए उन्हें कहा जाता है और आज बहुत से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो उन्हें दूरदर्शी सोच के लिए ही याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें याद करते हुए भावुक पोस्ट करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से अंतिम संस्कार के दौरान शामिल रहेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से भी भावुक पोस्ट किया गया है। जो लोग रतन टाटा से मिले हैं या कभी उनसे बातचीत की है, वो आजीवन उस बातचीत को, उस व्यक्तित्व को, इतनी हम्बलनेस को कभी भूल नहीं सकते। लेकिन जो लोग नहीं मिले हैं, ऐसी तो संख्या ज़्यादा है, करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो रतन टाटा से कभी मिले नहीं, लेकिन उनके फैसलों के चलते, उनकी सोच के चलते वो लोगों के दिल में घर कर रहे हैं। और जब दिलों में घर होता है और वो शख्स अचानक से यूँ छोड़कर चला जाए तो दिल बड़ा दुखता है। और ऐसा ही दिल दुख रहा है अभी देशवासियों का, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का। और चूँकि रतन टाटा समूह के जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, वो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी प्रचलित हैं। इसलिए विदेशों में भी रतन टाटा को जाना जाता है, पहचाना जाता है, उनका एक नाम है। तो आज हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के, यानी कि दुनिया भर के जो रतन टाटा की शख्सियत को जानने समझने वाले लोग हैं, वो उन्हें नम आँखों से विदाई दे रहे हैं। ऐसे कई दुनिया के बिजनेस लीडर हैं जिन्हें पीछे छोड़ते हैं रतन टाटा, अपनी सोच के, अपनी समझ के नाते। और जो उनकी सोच थी आम लोगों के लिए डोनेट करने की, ज़रूरतमंदों के लिए डोनेट करने की, उसमें भी सबसे आगे निकलते हैं रतन टाटा। 102 बिलियन की राशि डोनेट करना कोई छोटी बात नहीं। ऐसे में आज रतन टाटा का यूं चले जाना, गरीब वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, हर तबके, हर वर्ग के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उद्योगपति, दूरदर्शी सोच वाले एक बिजनेस लीडर जो चले गए हमें छोड़कर। आपने अमूमन ऐसा देखा होगा, जब जब उम्र बढ़ती है तब तब लोग थोड़ा आराम वाली फॉर्म में आने लगते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि बहुत कमा लिया, अब रिटायर हो जाते हैं, अब आराम वाली मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो रतन टाटा रहे, 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, लेकिन अभी पिछले ही दिनों उन्हें खूब सराहा गया था जब उन्होंने स्मॉल एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल की शुरुआत की। एक सोच जो कभी ख़त्म नहीं हुई, लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए जो योगदान रतन टाटा का रहा वो तो रहा ही, लेकिन चूँकि उन्हें खुद भी एनिमल से प्यार था, उनका पेट डॉग जिसे वो याद करते रहे, अब ऐसे में उन्होंने स्मॉल एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल खोला ताकि अच्छी सुविधा, अच्छा इलाज स्मॉल एनिमल्स को मिल सके, यानी कि पेट्स को मिल सके, और किसी भी तरह से इलाज में कोई कमी ना आए। एक सोच थी, ये वाकई दूरदर्शी सोच थी जो रतन टाटा ने अपने इस वक्त में भी दिखाई, यानी कि 86 साल की उम्र में भी दिखाई। और जो उनका लास्ट पोस्ट था
अब लोग उसे याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो लास्ट पोस्ट था, इसके बाद फिर कोई पोस्ट अब रतन टाटा की तरफ से नहीं होगा। उन्होंने उसमें लिखा, थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए, आप लोग मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। रतन टाटा ने कहा कि मैं रूटीन चेकअप के लिए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, परेशान मत होइए, किसी भी तरह से अफवाह के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि 2 दिन पहले खबर आई थी कि क्रिटिकल कंडीशन है रतन टाटा की, लेकिन तब उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करके बताया गया और साथ ही साथ धन्यवाद उन लोगों को दिया गया जो उनके बारे में फ़िक्र कर रहे थे या फिर जानना चाहते थे कि कैसे हैं अब रतन टाटा। लेकिन 2 दिन बाद ही ये खबर आएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। लोग थोड़े आश्वस्त भी हो गए थे रतन टाटा के उस पोस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ठीक हूँ, किसी भी तरह से फ़िक्र मत कीजिए, ये रूटीन चेकअप है। और 2 दिन बाद ही ये खबर आ गई। यानी कि रतन टाटा ये नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से लोग परेशान हों, इसीलिए वो तसल्ली वाला पोस्ट उनके अकाउंट से किया गया। लेकिन अब जब वो चले गए हैं तो लोगों को यकीन इस बात पर नहीं हो पा रहा है। 86 साल की उम्र, आखिरी अंतिम सांस उन्होंने ली। अपने निजी जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब उन्होंने उन उतार चढ़ाव को अपनी ताकत बनाया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कम उम्र में ही ज़्यादा समझदार, ज़्यादा मैच्योर हो गए थे रतन टाटा, क्योंकि माता पिता अलग हो गए थे उनसे। माता पिता का अलग हो जाना या माता पिता की शादी टूटना, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि रतन टाटा ने खुद अपने जीवन में कभी शादी नहीं की और अपनी कोई फैमिली उन्होंने नहीं बनाई। हाँ, उनकी फैमिली ज़रूर है, लेकिन अपनी शादी से उन्होंने कोई फैमिली नहीं बनाई। आज नम आँखों से उनके जो फॉलोअर्स हैं, देशवासी हैं, वो उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नम आँखों से विदाई दे रहे हैं। पारसी फैमिली से चूँकि बिलोंग करते हैं रतन टाटा, और ऐसे में पारसी रीति रिवाज के तहत ही उनका अंतिम संस्कार भी होगा। जयराम ठाकुर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। जयराम जी, रतन टाटा नहीं रहे, कैसे उन्हें याद करेंगे आप? जयराम जी, अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी, अब आई। बहुत ही दुखद समाचार है हम सब लोगों के लिए। रतन टाटा जी अपने आप एक इंस्टीट्यूशन थे। मैं समझता हूँ कि पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है समाज के लिए रहा है। चैरिटी एक बहुत बड़ा दिल का, मतलब एक उनका एक रुचि का विषय था, और जिसमें उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों को मदद की है, और जिसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी मदद की है, और सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से एक डेडिकेशन, देश के लिए एक समर्पित होकर के एक नागरिक का दायित्व जिस प्रकार से उन्होंने निभाया, तो वो हमेशा ही याद किया जाएगा, और उनके इस योगदान को कभी देश भूल नहीं सकता है। पद्म विभूषण जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण सम्मान उनको हासिल हुए हैं, उनके काम की वजह से हुई है, काम की वजह से उनकी पहचान हुई, और मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके किए हुए योगदान को हमेशा याद करता हूं। जयराम जी, चूंकि खास हो या आम हो, हर कोई आज उन्हें नम आँखों से याद कर रहा है। क्या आप कोई ऐसा किस्सा हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करना चाहेंगे रतन टाटा से जुड़ा हुआ, और साथ ही इतने बड़े उद्योगपति, अरबपति उद्योगपति, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई विरोधी उनका नहीं, कोई हेटर्स नहीं। देखिए, ऐसे कई वाक्य हुए जिस तरह से, जिसमें हमारा मिलना भी हुआ, लेकिन एक वाक्य का मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जब बना था प्रदेश का, हिमाचल में, और उस वक्त हमने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का एक आयोजन करने का हमने प्लान किया, और उसमें हम पूरे देश भर के जो ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ सकते हैं, पहले भी किया है और भी आ सकते हैं,
उस दृष्टि से उनके साथ भी हमने मुंबई में अपॉइंटमेंट फिक्स की थी और उस अपॉइंटमेंट पे वो आए और उनके साथ उनके ऑफिस में जा करके हमारी वो मीटिंग हुई। वो बहुत यादगार मीटिंग है। हमारे फोटोग्राफ्स आज भी हमारे पास है उस तरह के, जहां बहुत लंबी मुलाकात हुई, बहुत सौहार्दपूर्ण सारी चीजें बातें, उनने अपने जीवन की बहुत प्रैक्टिकल चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया और हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत पॉजिटिव होकर के सोचते थे कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है और टूरिज्म के सेक्टर में हम और ज्यादा एक्सपेंशन हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने उस दिशा में कदम उठाए भी और उसमें उन्होंने काम भी किया। वो यादगार एक मीटिंग है जिसमें बहुत सिंपल और सहज रूप से पाँव में चोट लगी थी उनकी थोड़ी सी उस वक्त, और थोड़ा कह रहे थे कि मेरा पाँव ठीक नहीं है, मेरा परेशानी में हूँ मैं थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समय दिया तो मुझे बैठक में आपकी इस मीटिंग में रहना था। वो बैठे और काफी विस्तार से बातचीत हुई हमारी और हिमाचल के बारे में बहुत ही उत्सुक रहे वो सारी चीजों को लेकर के। और पर्टिकुलरली जो उनका उस वक्त का मुझे अच्छी तरह से याद है कि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा कि हमको नई टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि शिमला, मनाली, ये धर्मशाला, ये सारे ऐसी डेस्टिनेशन है वहां अब सैचुरेशन पे आ गए हैं हम लोग। तो उस तरह से नई डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए हमको प्लान करने चाहिए आने वाले समय में 50 साल 100 साल के लिए। तो इस तरह ये अच्छे सुझाव उनके थे। यानी आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि भले ही उन्होंने खुद अपने निजी जीवन में परिवार नहीं बनाया, शादी नहीं की, लेकिन पूरे देश को वो एक परिवार की तरह देखते थे और इसीलिए उन्होंने अहम योगदान देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए अलग अलग वक्त पर दिए और आपने भी अपना निश्चित अनुभव रूप बताया। बहुत शुक्रिया जी जी। जयराम ठाकुर थैंक यू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।